हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार और मैं आपका हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इजी एजुकेशन पॉइंट पर आपका मैं स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हिंदी व्याकरण के एक दूसरे अध्याय जिसका नाम रहेगा व्याकरण। क्योंकि हमने पिछले अध्याय के अंदर बात की थी दोस्तों हिंदी का सामान्य परिचय की। हिंदी का सामान्य परिचय। आज दूसरे अध्याय की बात करें जिसका नाम रहेगा अपने पास व्याकरण। जो अपनी हिंदी की बात कर ली, हम बात दूसरी रहेगी, वह रहेगी अपनी इम्पोर्टेंट, वो रहेगा शब्द रहेगा अपने पास व्याकरण। दोस्तों अपने पास रहेगा वो रहेगा व्याकरण। व्याकरण क्या है, कितने भागों में इसको व्यक्त कर रखा है। हम बात करें व्याकरण की। व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण शब्द से मिलकर बना है दोस्तों। व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस करण शब्द से मिलकर व्याकरण शब्द बना है। इसको परिभाषित करते हैं दोस्तों अपन, तो परिभाषित तो कहा जाता है दोस्तों कि व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण का ज्ञान प्राप्त करवाती है। बात करें परिभाषा के आधार पर देखें तो कहा जाता है दोस्तों हमें जो व्याकरण शब्द है, व्याकरण हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, भाषा में शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का अध्ययन करवाती है या प्रयोग का ज्ञान प्राप्त करवाती है। हम देखें तो कह सकते हैं कि व्याकरण, हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह ग्रंथ है, या हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह ग्रंथ है। व्याकरण वह ग्रंथ है जो हमें भाषा के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन व शुद्ध प्रयोग का अध्ययन करवाए। तो अपने आप में क्या होगा दोस्तों, वह व्याकरण कहलाएगी। क्या कहलाएगी दोस्तों, व्याकरण कहलाएगी। हम बात करें अब इसके अंग की। मुख्यतः इसके 3 अंगों में इसको विभाजित कर रखा है। ये कितने भाग है दोस्तों, वह 3 अंग या 3 भाग कह सकते हैं। सबसे पहले बात करें हम दोस्तों वर्ण विचार, क्योंकि सबसे छोटी इकाई भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है मुख्यतः है वर्ण होती है। सबसे पहले आता है वर्ण विचार। अपने पास दूसरा रहेगा वो रहेगा दोस्तों शब्द विचार, और तीसरा रहेगा अपने पास वो रहेगा दोस्तों वाक्य विचार। ये है मुख्यतः व्याकरण के 3 भाग माने जाते हैं दोस्तों। अब हम बात करें कि सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण विचार की दोस्तों। क्या करेंगे दोस्तों, वर्ण विचार। अपने पास पहला बिंदु रहेगा दोस्तों वो रहेगा वर्ण विचार। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि वर्ण विचार, वर्णों का शुद्ध लेखन। हम बात करें वर्ण तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग का ज्ञान हमें प्राप्त करना क्या कहलाएगा दोस्तों, वह है वर्ण विचार कहलाएगा। फिर से कहता हूँ बता हूँ कि वर्ण विचार वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण व शुद्ध प्रयोग ही वर्ण विचार कहलाएगा। या हमें इनका जो अध्ययन होगा, हमें इससे इन शुद्ध उच्चारण का, शुद्ध लेखन का, शुद्ध प्रयोग का जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह अपने आप में वर्ण विचार कहलाएगा। तो हम दोस्तों बात करते हैं वर्ण जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है, लेकिन
वर्ण है वह अपने आप में ध्वनि से उत्पन्न होती है। तो हम यूँ कहें दोस्तों कि वर्ण न वर्ण जो वर्ण है वह वर्ण ध्वनि से उत्पन्न होता है, ध्वनि से उत्पन्न होता है। जैसे हम कोई भी शब्द या कोई भी वर्ण बोलते हैं तो उसके साथ साथ कोई एक ध्वनि अपने आप उच्चारित होती है। यानी जब भी अपन कोई भी क च ट त प कोई भी वर्ण बोलते हैं तो उसके साथ अन्य कोई ध्वनि उत्पन्न होती है उसके पीछे। और यह मुख्यतः जो ध्वनि है यह भाषा की मुख्य इकाई है। भाषा की क्या है ये दोस्तों? मुख्य इकाई है। भाषा की मुख्य इकाई है, इकाई है। यानी जब हम वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसके साथ अपने आप ध्वनि उत्पन्न होती है और यह ध्वनि भाषा की मुख्य इकाई मान जाती है दोस्तों। तो हम कह सकते हैं कि हम परिभाषा के तौर पे इसको समझें तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मुख्य इकाई होती है तो वह ध्वनि कहलाएगी। यानी हम दोस्तों कहें कि भाषा की सबसे छोटी मुख्य इकाई, सबसे छोटी मौखिक इकाई जो है, मौखिक इकाई वह ध्वनि होगी दोस्तों, ध्वनि होगी। यानी जो अपने पास भाषा है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई वह ध्वनि है। और इसको यदि अपन लिखित रूप प्रदान कर दें, लिखित रूप प्रदान कर देवें तो वह वर्ण कहलाएगा, वर्ण कहलाएगा। अब कहें कि भाषा किस प्रकार बनती है तो हम सबसे पहले कहते हैं वर्ण, उसके हिसाब से फिर आएगा अपना शब्द के बाद में अपना वाक्य, और वाक्य के साथ योग से बनती है भाषा। यह भाषा का निर्माण प्रक्रिया है। क्या दोस्तों? भाषा की निर्माण प्रक्रिया दोस्तों, ये भाषा की निर्माण प्रक्रिया दोस्तों, यह भाषा की निर्माण प्रक्रिया। इस प्रकार की भाषा का निर्माण होता है। यानी भाषा की सबसे जो छोटी मुख्य इकाई होगी वह ध्वनि होगी, और यदि हम इसको लिखित रूप प्रदान कर दें तो यह वर्ण कहलाएगी। यानी यूँ कहें दोस्तों कि अपने पास जो भाषा है इसका एक तो अपने पास आता है एक तो आता है अपने पास मौखिक रूप इसका, और एक आता है लिखित रूप। यानी मौखिक रूप जो होगा वह होगा ध्वनि, और यदि लिखित रूप होगा वह होगा वर्ण। ये अपने आप ठीक है, यह ध्वनि और वर्ण का है। यानी अपन कोई भी वर्ण बोलते हैं उसके साथ ध्वनि होगी। ध्वनि भाषा की मुख्य इकाई है और वर्ण इसको लिखित रूप प्रदान, यानी भाषा की वह मुख्य रूप जिसको अपन लिखित रूप प्रदान कर देवें तो वह अपने आप वर्ण का। जैसे कि अपन इसमें लिख सकते हैं क च ट, जितने वर्ण इसमें आ जाएंगे। और इसके अंदर बात करें, इसमें मुँह द्वारा कोई भी बोला हुआ, मुँह द्वारा कोई जैसे अपन बोल सकते हैं वह इसमें आएगा। अब कुछ बात जैसे कि अपने पास आता है कि एक पॉइंट आता है अपने पास, जैसे कुछ अन्य बिंदु है, इंपॉर्टेंट बिंदु है अपने पास की भाषा की सबसे छोटी मुख्य इकाई, भाषा की सबसे छोटी मुख्य इकाई, भाषा की सबसे छोटी मुख्य इकाई या अंग जो होगा वह होगा अपने पास दोस्तों ध्वनि। दूसरी पर बात करें, भाषा की सबसे छोटी लिखित
इकाई जो होगी अपने पास वो होगी दोस्तों, वो होगी वर्ण होगा अपने पास। क्या होगा वर्ण दोस्तों? वो होगा वर्ण। अगली बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई। यदि अपने पास ये मिक्स प्रश्न आ जाए, सम्मिलित प्रश्न आ जाए कि भाषा की सबसे छोटी भाषा की सबसे छोटी इकाई या अंग जो है वह अपने पास कौन सा रहेगा दोस्तों? वह रहेगा वर्ण। ठीक है, कौन सा रहेगा दोस्तों? वह रहेगा अपने पास, वह रहेगा वर्ण रहेगा। यानी भाषा की सबसे छोटी मुख्य इकाई ध्वनि, लिखित इकाई वर्ण, लेकिन भाषा की संपूर्ण छोटी इकाई की अपन बात करें तो हमेशा वर्ण होगा। हम अगली बात करें दोस्तों, अगली बात यह है कि अर्थ के आधार पर देखें तो, यानी अर्थ के आधार पर देखें, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी वो कौन सी दोस्तों? वह रहेगी अपने पास दोस्तों शब्द। क्या रहेगा दोस्तों? अपने पास रहेगा शब्द। क्योंकि वर्ण का कोई भी अर्थ नहीं निकलता, इसलिए अर्थ के आधार पर देखें तो सबसे छोटी इकाई अपने पास शब्द ही होगा अपने पास मिलेगी। क्योंकि वर्ण का अपने आप में कोई अर्थ नहीं निकलता, बहुत अपने आप स्वतंत्र होता है, और शब्द का अपने आप में कोई ना कोई अर्थ जरूर निकलेगा। तो शब्द का अर्थ निकलेगा तो भाषा की सबसे अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई वह होगी शब्द। और भाषा का सबसे बड़ा अंग देखें, भाषा का सबसे बड़ा अंग की बात करें तो वह अपने पास होगा दोस्तों वाक्य। एक अपने पास आता है कि भावों या भावार्थ के आधार पर देखें, भाव या भावार्थ के आधार पर देखें दोस्तों, के आधार पर देखें सबसे छोटी इकाई इकाई की मैं बात करें दोस्तों तो वह हमेशा क्या होगा मित्रों? वाक्य होगा दोस्तों, वाक्य होगा। क्या होगा? भाषा की सबसे छोटी मुख्य इकाई ध्वनि, लिखित इकाई वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होगी वर्ण होगा, और भाव या भावार्थ के आधार पर देखिए सबसे छोटी इकाई वाक्य होगा। अर्थ के आधार पर देखिए तो शब्द होगा। भाषा का सबसे बड़ा अंग देखें तो वाक्य होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं वर्ण प्रकार की। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? यदि हमारे दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम दोस्तों बात करेंगे वर्ण प्रकार के, कि वर्णों के कितने प्रकार हैं मुख्यतः। सबसे पहले बात करें हम वर्ण प्रकार की। वर्ण प्रकार मुख्यतः वर्ण दो प्रकार हैं, एक तो स्वर एक व्यंजन। अपने पास है स्वर और एक अपने पास व्यंजन। एक स्वर एक व्यंजन। स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, वो अब देखते हैं अपन। स्वर ये अपने आप में क्या होता है दोस्तों? स्वतंत्र होते हैं, और ये स्वतंत्र नहीं होते। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि स्वर का जब प्रयोग करते हैं तो हमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, कोई भी प्रकार की हमें बाधा नहीं आती। अतः बोलने में किसी अन्य स्वर या अन्य वर्णों की अपने को सहायता नहीं लेनी पड़ती। यानी हम कह सकते हैं जो स्वर अपने पास, तो हम कैसे स्वरों की हम जब इसका प्रयोग करते हैं मुख्यतः हम इसको प्रयोग करते हैं तो हमें कोई रुकावट या कोई भी बाधा बीच में नहीं आती। या हम कहें तो कह सकते हैं कि बोलते समय अन्य स्वर या कोई अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है।
और हम बात करें दोस्तों व्यंजन की, ये अपने आप में स्वतंत्र नहीं होता। इसको अपन जब बोलते हैं तो किसी न किसी प्रकार की हमें कोई अन्य वर्ण या स्वर की हमें आवश्यकता पड़ती ही है। व्यंजन स्वतंत्र नहीं बोल सकते, अतः वर्णों की सहायता या स्वरों की सहायता से ही इसका उच्चारण कर सकते हैं। इसका उच्चारण कर सकते हैं दोस्तों, कर सकते हैं। यानी कहें तो वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन स्वतंत्र नहीं होते। तो कहें कि स्वर का प्रयोग जब करते हैं तो हमें किसी भी प्रकार कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती या फिर कोई भी रुकावट नहीं आती। अतः जब हम स्वर बोलते हैं, स्वर को उच्चारण करते हैं, तो हमें किसी अन्य वर्ण की या किसी अन्य स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ती। और हम बात करें दोस्तों व्यंजन की, व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो हमें मुख्यतः ये स्वतंत्र नहीं, पहले बात तो ये कि स्वतंत्र नहीं होते। दूसरी बात कहें तो जब इसका हम उच्चारण करते हैं या उसको बोलते हैं तो हमें कोई अन्य स्वर या कोई वर्ण की अपनी सहायता लेनी ही पड़ती है। बिना वर्णों के या स्वरों के इसको बोलना असंभव है। तो अपने पास सबसे पहले बात करेंगे हम अपन, एक नंबर अपना जो बिंदु रहेगा वो रहेगा दोस्तों स्वर। हम बात करें स्वर कितने हैं, हिंदी में कितने हैं, मूल भाषा में कितने हैं, तो उसकी अपन बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले बात करें अपन स्वर की सभी वर्णों को। हाँ, एक बात और मैं भूल गया आपको बताना कि सभी वर्णों को अक्षर कहा जाता है, कि सभी वर्णों को अक्षर कहते हैं। क्या कहते दोस्तों? अक्षर कहते हैं। परंतु सभी वर्णों को अक्षर कहते हैं, परंतु सभी स्वरों अक्षरों को वर्ण नहीं कह सकते। वर्ण नहीं कह सकते। सभी वर्णों को अपन अक्षर कहा जा सकता है, लेकिन सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कह सकते। क्यों? जैसे अपने पास, जैसे अपन इसका उदाहरण एग्जाम्पल लें, जैसे अपने पास है आम है, या अपने पास काम है, या कान है, या जीभ है, या नाक, जो भी है इत्यादि अक्षर हैं। ये अक्षर के रूप में मान जाएंगे। इनको अपन तोड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि तोड़ेंगे तो कोई इनका सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। कोई भी इनका अर्थ नहीं। आम का अपने आप हफ्ता है, इसको तोड़ेंगे अपन आ प्लस में, तो इसका कोई भी अपने पास अर्थ नहीं निकलेगा दोस्तों। और कोई भी अपने पास अर्थ नहीं निकलेगा। ठीक है। और अब हम बात करें अपने अगला जो बिंदु की, सबसे पहले बात कौन सी करें? पता है स्वरों की। ठीक है, कि सभी वर्ण अक्षर कहा जा सकता है, परंतु सभी अक्षरों को वर्ण नहीं कह सकते। क्योंकि जैसे आम है, काम है, नाम है, या फिर पेन, जो भी है इत्यादि अक्षर के रूप में जाने जाते हैं, इनको तोड़ नहीं सकते। ठीक है, ये बात है। हम बात करें अपने अगला बिंदु है अपने पास कौन सा है दोस्तों? रहेगा स्वर। हम बात करेंगे दोस्तों स्वर की। अपने पास रहेगा अपना बिंदु स्वर। स्वर क्या होते हैं? वे वर्ण दोस्तों, वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, स्वतंत्र बोले जाते हैं। यानी वे वर्ण जो स्वतंत्र बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण में हमें किसी भी अन्य उच्चारण की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी उच्चारण जैसे अपन कह सकते हैं, कोई स्वर या कोई वर्ण की अपनी आवश्यकता नहीं होती। वह अपने आप में क्या होगा? स्वर होगा। हम बात करें इनकी संख्याओं की दोस्तों। सबसे पहले हम इसकी संख्या की बात करें कि मूल भाषा के अंदर स्वर जो हैं, मूल भाषा में स्वरों की जो संख्या दोस्तों वह है 13। और मूल भाषा कौन सी होती है? वह होती है संस्कृत। कौन सी भाषा है? वह मूल भाषा है। मूल भाषा
संस्कृत है और संस्कृत में 13 स्वर होते हैं। और हम बात करें दोस्तों हिंदी की, किसकी बात करें दोस्तों, अपने पास कर रहे हैं अपन हिंदी की। हिंदी में स्वरों की संख्या होती है दोस्तों, होती है 11। अब अपने को पता चला कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, लेकिन ये पता होना चाहिए कौन कौन सी 11 होती है। तो हम बात करें, सबसे पहले अपने पास आता है, हम स्वरों की बात करते हैं। हिंदी के अंदर स्वर 11 हैं और संस्कृत यानी मूल भाषा के स्वर 13 हैं। हम बात करें हिंदी भाषा के स्वरों की दोस्तों, तो अपने पास सबसे पहले बात रहेगी, अपने पास अपना है, पहला है ए, दूसरा रहेगा अपने पास आ, फिर ई, ऊ, री दोस्तों मुख्यतः अपन स्वरों में इसको गिन सकते हैं, लेकिन यह मुख्य भाषा में इसको ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। री है, इसका प्रयोग अपन संस्कृत हिंदी में लेते हैं जरूर, लेकिन इसका मुख्य प्रयोग का वह मूल भाषा में होगा। अगली बात करें री, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है दोस्तों, मूल भाषा के अंदर हमारे पास कौन से स्वर हो गए, 11 स्वर हो गए। ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ। अपने पास कितने हो दोस्तों, 11। मूल भाषा में कितने स्वर हो गए दोस्तों, हो गए अपने पास 11। और एक अपनी जैसे बात करें दोस्तों, जैसे अपने पास आती है एक अलग री आती है, ये आप बोलते हैं इसको दीर्घ री, इसके अंदर आता है, ये अपने पास आती है दीर्घ री, इसको बोलते हैं दीर्घ री। और ये मूल भाषा में प्रयोग की जाती है। मूल भाषा कौन सी दोस्तों, संस्कृत। बड़ी री का प्रयोग मुख्यतः संस्कृत में प्रयोग लिया जा सकता है, लिया जाता है। ठीक है, और हम जैसे ए, आ, ई, ऊ, री, ए, ऐ, ओ। अंग एह का भी बारखड़ी के अंदर इसका प्रयोग करते हैं। तो अपने पास जो ये बोलते हैं, जो अंग और एह दो वर्ण बसते हैं ना, अंग और एह, इसको हम गिनते हैं अयोग वाहक ध्वनियों के रूप में। अयोग वाहक ध्वनियों के रूप में गिनते हैं दोस्तों, ध्वनियाँ होती हैं या ठीक है। अंग आय दो जो वर्ण है, ये अयोग वाहक ध्वनियों में अपन उसका इसको देखते हैं अपन। ठीक है, और इनको मुख्य एक बात तो ये याद रखने वाली बात है कि इनको हमेशा अपन स्वरों के साथ ही प्रयोग में ला जा सकता है। स्वरों के साथ ही इनको प्रयोग में लाया जा सकता है, प्रयोग में लाया जाता है दोस्तों। यानी जो अयोग वाहक ध्वनि है, अंग और अह, इन दोनों को ही अपन मुख्य रूप से इसमें स्वरों के साथ में प्रयोग में ला जा सकते हैं, और व्यंजनों के साथ इसका प्रयोग नहीं कर सकते अपन। व्यंजनों के साथ प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, प्रयोग में नहीं लाया जा सकता। अब हम दोस्तों बात करें, अब स्वरों की प्रकार की अपन बात करें दोस्तों, कि स्वर को मुख्यतः कितने भागों में विभाजित कर रखा है। ठीक है, अपने पास अगला बिंदु रहेगा, वह रहेगा स्वरों के प्रकार। अपने दोस्तों में कौन सा बिंदु रहेगा, वह रहेगा स्वरों के प्रकार की हम बात करेंगे। सबसे पहला आता अपने पास नंबर 1, मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार की बात करेंगे। मात्रा उच्चारण में जो लगता है ना समय, जो समय लगने वाला समय के आधार पर तो हम इसको देखते हैं दोस्तों।
बात करेंगे। इसमें आता है सबसे पहला अपना आता है ह्रस्व स्वर, दूसरा रहेगा अपने पास दीर्घ स्वर और तीसरा है वह लुप्त स्वर। ये लेकिन मूल भाषा का मूल भाषा में प्रचलित है दोस्तों। हिंदी भाषा में इसका अभी तक इसका प्रचार प्रसार नहीं हुआ। सबसे पहला अपना ह्रस्व है, इसको अपन बोलते हैं लघु, इसको बोलते हैं अपन छोटा, इसको बोलते हैं अपन एक मात्रिक, इसको बोलते हैं मूल स्वर। बात करें दीर्घ स्वर की, दूसरा अपना है दीर्घ स्वर, उसको बोलते हैं गुरु, बड़ा, द्विमात्रिक या संधि स्वर। और लुप्त स्वर की बात करिए दोस्तों, मूलतः मूल भाषा के अंदर प्रचलित है। ये मूल भाषा में प्रचलित है। मूल भाषा में क्या है दोस्तों, प्रचलित है अभी तक। इसका मैं हिंदी में कम प्रयोग लिया जाता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों ह्रस्व और दीर्घ में स्वरों के प्रकार की बात करें तो अपन 11 स्वर जो हिंदी में अपन जानते हैं उन स्वरों को अपन ह्रस्व और दीर्घ में विभाजित करेंगे। तो अपने पास एक रहेगा ह्रस्व और अपने पास दूसरा रहेगा दीर्घ दोस्तों। तो इसमें ह्रस्व स्वर होंगे वो हमेशा 4 होंगे और दीर्घ होंगे दोस्तों वो होंगे 7। और ह्रस्व स्वर 4 कौन कौन से होंगे तो वो देख लीजिए आप। इसमें पहला रहेगा वो रहेगा ए, दूसरा रहेगा छोटी ई, तीसरा रहेगा छोटा ऊ और चौथा रहेगा री। हम इसकी बात करें दीर्घ की तो अपने पास रहेगा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ। मुख्यतः इसके अंदर हम देख लिया कि ह्रस्व 4 हैं और दीर्घ 7 हैं। ह्रस्व 4 कौन कौन से हैं, ए, छोटी ई, छोटा ऊ और रे। और दीर्घ की बात करें तो आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ, औ। ये मुख्यतः है। दीर्घ और ह्रस्व के अंदर स्वरों के मात्रा, क्योंकि ह्रस्व इसलिए बोला क्योंकि इनको बोलने में अपने को कम समय लगता है और दीर्घ को बोलने में ह्रस्व से दुगना समय लगता है। यानी कोई भी अपन वर्ण बोलते हैं तो उनको यदि कम समय लगेगा सरलता से बोलें तो वह ह्रस्व स्वर है, और यदि उसको बोलने में कठिनाई उत्पन्न हो यानी उसमें ह्रस्व से दुगना समय लगे तो वह दीर्घ स्वर कहलाएगा दोस्तों। संयुक्त स्वर की बात करें, एक बार रेट का क्वेश्चन था, उस रेट के पेपर के अंदर दोस्तों रेट के पेपर के अंदर आया था कि संयुक्त स्वर कितने हैं। संयुक्त स्वर क्या दोस्तों, संयुक्त स्वर कितने, तो दोस्तों 4 कौन कौन से होंगे, वो होंगे ए, आई, ओ और अपने पास होता है औ। यह है संयुक्त स्वर है। संयुक्त अक्षर अलग हैं और संयुक्त स्वर मुख्य हिंदी में 4 हैं, ए, आई, ओ, औ। कितने दोस्तों ये अपने पास रहेंगे 4। अब हम बात करें अगले बिंदु की, अपन वो रहेगा अपना लुप्त स्वर। क्या रहेगा दोस्तों, लुप्त स्वर वे स्वर जिनको लंबे समय तक अपन उच्चारित किया जाता है, यानी वे स्वर जिनको बोलने अपने को तिगुना से ज़्यादा समय लगे वे अपने आप में लुप्त स्वर होंगे। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर देखें, जैसे अपने पास कोई बच्चा रो रहा है तो बच्चे के रोने के बाद में जो आवाज़ होती है वह लुप्त स्वर का उदाहरण मानते हैं। या यदि किसी बंद कमरे के अंदर देखें कि बंद कमरे में कुछ अपन बोलते हैं, जैसे कोई भी बोलते हैं तो वह आवाज़ अपने को लंबे समय के बाद वापस सुनाई देती है, तो वह भी क्या होगा अपने पास लुप्त स्वर का उदाहरण होगा दोस्तों। या वापस देखो, ये लुप्त स्वर क्या है कि वे स्वर जिनको लंबे समय तक उच्चारित करें, या यूँ कहें कि वे स्वर जिनको बोलने में अपने को ह्रस्व व दीर्घ से ज़्यादा समय लगे, या बोलने में या उनको उच्चारण में त्रिगुना समय लगे, तो वह लुप्त स्वर होगा। ये मुख्यतः संस्कृत भाषा का स्वर है और संस्कृत भाषा में प्रचलित है। और जैसे कि अपन उदाहरण की देखें, जैसे कोई बच्चा रो रहा है तो बच्चे रोने के बाद में जो आवाज़ निकालता है वह अपने आप में कौन सा है, लुप्त स्वर में मान जाएगा।
और हम दोस्तों बात करें कि जैसे अपने पास ओम शब्द है, ये वर्ण है कोई ओम, तो हम इसको कहते हैं जैसे ओम ओम, तो ये 3 के रूप में आता है। 3 उच्चारण के देखें तो ओम, ये इसको उच्चारण में अपने को ज़्यादा समय लगता है, तो यह है लुप्त स्वर। अब हम बात करें कि संकेत चिन्हों की कि हाशव के कौन सा है, दीर्घ कौन सा है और लुप्त का कौन सा है। सबसे पहले बात करें हसव स्वर की। हसव स्वर को संकेतिक अपने पास ये पाई के रूप में, और दीर्घ के देखें तो ये अपने पास एस के तौर पे, और लुप्त को देखें दोस्तों ये है महिया के रूप में, जैसे ये ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे अपनी अगली बात, हाँ एक बात और की, लुप्त स्वर। लुप्त स्वर मुख्यतः 8 होते हैं हिंदी में। क्या हैं कि जो लुप्त स्वर हैं, लुप्त स्वर हिंदी में दोस्तों 8 हैं। अब 8 कौन कौन से हैं तो देखिए दोस्तों, ए आ आ ई उ ए आई ओ और औ। कितने हो गए दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8, अपने पास कितने हो गए? 8। ये तो है हिंदी के अंदर लुप्त स्वर 8 होंगे, और संस्कृत के अंदर यानी मूल भाषा के अंदर ये होंगे 9 दोस्तों। कितने होंगे दोस्तों? 9 होंगे। ठीक है, हिंदी में 8 होंगे, ए आ ई बड्डा ऊ बड्डी ई बड्डा ऊ ए आई ओ औ। मूल भाषा या संस्कृत के लुप्त स्वर कितने दोस्तों होंगे? अब हम दोस्तों बात करें ओष्ठ आकृति के आधार पर, ओष्ठ या होठ आकृति के आधार पर दोस्तों अपने पास एक बार रह गया, ओष्ठ आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर ओष्ठ आकृति के आधार पर तो कहें दोस्तों कि एक तो अपने पास है वर्ताकार, और दूसरा है अवर्ताकार। यानी जो वर्त क्या करे खुले, जो होठ अपने को वर्त क्या करे खुले वर्तमुखी, और जो होठ क्या करके नहीं खुले यानी गोल वर्त क्या करके नहीं खुले वह है अवर्तमुखी अवर्ताकार। तो हम बात करें वर्ताकार की। वर्त के आकार के जो होठ खुलते हैं ना, वर्ताकार में वर्त के आकार के होठ खुलेंगे, इसमें वर्त के आकार के होठ खुलेंगे, होठ खुलते हैं। वर्त के आकार के होठ खुलते हैं वह तो हो गए वर्ताकार में, और जो नहीं खुलते वो हो गए अवर्ताकार में। जो नहीं खुलेंगे वह होंगे अवर्ताकार में। इसको बोलते हैं अवर्तमुखी, और इसको बोलते दोस्तों वर्तमुखी, वर्त के समान खुलने वाला मुख, वर्तमुखी। और अब इसका देखते हैं वर्तमुखी में कौन सा आता है और अवर्तमुखी में कौन सा, जैसे ऊ ऊ ओ और ओ, ये 4 तो आएंगे दोस्तों, ये 4 तो आएंगे वर्ताकार में। और जो बाकी बचे ए आ ई री ए और आई, ये 7 आएंगे। तो 4 7 11, कितने अपने पास 11 स्वर को परिभाषित कर दिया वर्तमुखी और अवर्तमुखी में। ये अपने पास आ गया ओठ के आधार पर, यानी ओठ की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 प्रकार बांटा गया कोर्स में, वर्ताकार और अवर्ताकार। वर्ताकार वह है जो वर्त के आकार खुलते हैं, ओठ जो वर्त के आकार खुलते हैं, और अवर्ताकार जो वर्त के आकार के नहीं खुलते हैं। वर्ताकार में आएंगे ऊ ओ औ, अवर्ताकार में आऊँगा ए आ ई री ए ऐ। 7 इसमें 4, उसमें 7 और 4 11, अपने पास कितने होंगे? 11। एक दोस्तों अपन बात करें, अपने पास बात करें वो रहेगा आ। ये जो है बिना चंद्र बिंदु वाला, इसको बोलते दोस्तों अपन आगत स्वर।
क्या बोलते हैं दोस्तों, आगत स्वर, या अपने इसको बोल देते हैं विदेशी स्वर भी, विदेशी स्वर भी बोल देते हैं, या फिर इसको अपन बोल विदेशी यानी मेहमान स्वर भी बोल देते हैं, मेहमान स्वर बोलते हैं। आगत स्वर हमेशा वार्ताकार में ही गिना जाएगा, ये बात हमेशा एक आप है इम्पोर्टेंट बात है कि जो वार्ताकार, जो आगत स्वर है दोस्तों, आगत स्वर हमेशा वार्ताकार में ही गिना जाएगा दोस्तों, गिना जाएगा। ठीक है, आगत स्वर है, यह हमेशा वार्ताकार में ही गिना जाएगा। हम बात करें दोस्तों अगली बात की। अब अपने पास रहेगा दोस्तों एक तो जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, कौन सा रहेगा, यहाँ पर रहेगा जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रियाशीलता के आधार पर, स्वरों के भेद, स्वरों के प्रकार आधार पर। ठीक है, जीव की क्रियाशीलता के आधार पर हम देखें तो इसमें मुख्यतः 3 प्रकार से इसको विभाजित किया गया। तो है अग्रभाग, क्या दोस्तों, अग्र, मध्य और पश्च यानी पीछे का। यानी जिस उच्चारण के समय यदि अपन जीव का आगे का भाग काम लेंगे तो अग्र होगा, और यदि हम काम लेते समय, यदि हमें शब्द का उच्चारण करते समय यदि हम मध्य का भाग काम लें तो मध्य, और पीछे का भाग काम लें तो वह पश्च। ठीक है दोस्तों, इसमें देखें तो अग्र भाग में कौन कौन से स्वर आएंगे, तो आएंगे ई, बड़े ई, री, ए और आई दोस्तों। मध्य में सिर्फ अकेला ए आएगा, और जो पश्च में आएगा दोस्तों वो आएगा आ, ऊ, बड़ा ऊ और ओ, ओ, औ। तो हम कह सकते हैं कि अग्र भाग आगे भाग काम लिया जाएगा, मध्य भाग मध्य का काम लिया, पश्च में पीछे का काम लिया जाएगा। यानी वे जिन मतलब वर्ण का उच्चारण करते समय, यानी स्वरों का उच्चारण करते समय यदि जीभ का आगे का भाग काम है तो अग्र भाग होगा, पीछे का भाग काम है तो पश्च, मध्य का तो मध्य। अग्र भाग में ई, री, ए, आई को माना है, और मध्य में सिर्फ ए को, और पश्च में आ, ऊ, ओ, औ। ठीक है, तो 5, 5, 10, 11, 5 इसके, 1 इसका और 5 इसके, 10, 1, 11। तो ये जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों के में विभाजन। अब हम दोस्तों बात करें अगले कि तालु के स्थिति के आधार पर। देखिए दोस्तों, अपना अगला आता है तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। और इसके बाद में अपना आएगा, जैसे अपन बात करें जैसे अनुनासिक के आधार पर, अनुनासिक के आधार पर। ये 2 भाग दोस्तों अगले क्लास में इसका अध्ययन करेंगे, और आज हम इतना ही पढ़ेंगे। और दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए।